This is impossible. ये मूवी कैट नाम की एक जवान औरत से शुरू होती है जो जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही होती है और फिर वो रुक कर सोचने लगती है कि उसे जाना चाहिए कि नहीं। फिर आखिर वो जाने का फैसला करके अपनी गाड़ी में निकल पड़ती है और घर की चाबी वहीं छोड़ जाती है। ड्राइविंग के दौरान किट को ऑफिस से बार बार कॉल आती है तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा ले। किट को अपनी जिंदगी में जल्द से जल्द तरक्की करने की ख्वाहिश होती है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट में पिछले 5 सालों से दिन रात मेहनत कर रही होती है। वो अपने बॉस से कहती है कि चाहे मेरी जिंदगी में जितनी मुश्किलात है मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके ही रहूं। ये बोलकर कैट काफी पीने लगती है तो काफी कप उसके हाथ से फिसलकर सीट पर गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुक जाती है तो अचानक से जैसे सारी हकीकत ही बदल जाती है। वो अब खुद को बुरी तरह झुलसा हुआ एक घने जंगल में पाती है और अपने बदन पे जख्मों को देखकर परेशान होती है। सोचने लगती है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। वो अपनी सारी यादाश्त खो बैठती है। सहमी हालत में कैट हकीकत जाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक किसी के आने की आहट महसूस करती है और मुड़कर देखती है कि एक अजीब सा शख्स अपनी पूरी शरीर पर हिफाजती लिबास पहने वो शख्स कुछ बोले बगैर कैट को शूट करने लगता है। गोलियों की आवाज से कैट नीचे गिर जाती है मगर उसे कोई गोली नहीं लगती। इस शख्स का एक साथी ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि कैट को गोली लगी है या नहीं। जैसे ही वो शख्स कैट के करीब पहुंचता है तो कैट उससे गन छीन कर उसे ही गोली मार देती है, मगर कैट ये नहीं जानती कि वो एक दूसरे शख्स की गन के निशाने पर और ये दूसरा शख्स कैट का गला दबोचकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से एक अजनबी शख्स उसे गोली मारकर कैट को बचा लेता है और कहता है कि हमें इस जगह से फौरन निकलना चाहिए। ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं क्योंकि ये दोनों आदमी अकेले नहीं, इनके दूसरे साथी भी यही मौजूद होंगे जो उनका पीछा कर रहे होंगे। जाते हुए कैट पूछती है कि आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है और मुझे क्यों कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। अजीब इत्तेफाक होता है कि अजनबी शख्स को भी कुछ याद नहीं कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया। कहता है कि मुझे भी कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन वो ऑक्सीजन मास्क लगाए शख्स मुझे भी मारना चाहते और मुझे अपनी जेब में एक लॉकेट मिला जिसमें एक खूबसूरत औरत की तस्वीर है। अब वो कैट से कहता है कि तुम्हें भी अपने जेब देखने चाहिए। सहमी हुई कैट जब अपनी जेब देखती है तो उसे भी एक लॉकेट मिलता है जिसमें एक फैमिली की तस्वीर होती है। इस तस्वीर में कैट खुद एक बच्चे को गोद में पकड़े होती है और साथ में एक जवान सा आदमी भी होता है और कैट तस्वीर के नीचे साइड पे पीटर और सोफी लिखा हुआ पाती है। ये देखकर कैट को कुछ याद आने लगता है जैसे उन्हें कहीं देखा हो, लेकिन जख्मों से चूर कैट को कुछ भी याद नहीं आता। परेशानी की हालत में कैट के सामने खड़ा शख्स अपना नाम निकोलस बताता है और साथ में कहता है कि उसे भी कुछ याद नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। अब जहाँ उन्होंने 2 ऑक्सीजन मास्क पहने आदमियों को मारा था वहाँ उनके दूसरे साथी आ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनको मारने वाला एक शख्स नहीं बल्कि 2 अशखास है जो उनके साथियों को मारकर भाग चुके हैं। इतने में इन लोगों को एक होलोग्राम कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनके कुछ और साथियों ने और 4 लोगों को पकड़ लिया है और वो होलोग्राम वाला आदमी उनको हुक्म देता है कि वो वहाँ फौरन पहुंचकर उनको जान से मार दे और वही इन लोगों को जल्द से जल्द कैट को भी तलाश करना होगा वरना उसे सब कुछ फिर से याद आने लगेगा। जबकि दूसरी जानिब कैट और निकोलस अपनी जान बचाते हुए इन वहशियों के एक बेस तक जा पहुंचते हैं और वहाँ कुछ देर ठहरने का फैसला करते हैं ताकि थकन के मारे कुछ देर आराम कर सके। वही निकोलस के पास पीने के लिए पानी होता है तो वो कैट को पानी पीने को कहता है। यहाँ कैट को फर्स्ट एड का कुछ सामान मिलता है। निकोलस कैट से कहता है कि मुझे लगता है जैसे वक्त रुक सा गया हो और घड़ी की सुइयां एक ही जगह जम चुकी है वरना अब तक तो शाम हो जानी चाहिए थी। इतने में कैट कहती है कि जैसे हम पे कोई तजर्बा किया जा रहा है वरना हमें क्यों कुछ याद नहीं होता और वो लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। कैट की आंखों में सवाल तो बहुत थे मगर जवाब कुछ भी नहीं। इतने में कैट सर नीचे झुकाकर फिर से इस तस्वीर को देखने लगती है तो कैट की यादाश्त कुछ ठीक होने लगती है और उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि इस तस्वीर में पीटर उसका हस्बैंड है जिससे वो अक्सर उलझती है और गुस्से में घर छोड़कर कार में निकल पड़ती है। गाड़ी ड्राइविंग के दौरान वो काफी पीने लगती है जो कि उसके हाथ से फिसलकर सीट पर जा गिरती है और उतने में उसके सामने एक गाड़ी आती है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कैट ये सब निकोलस को बताती है तो निकोलस को भी कुछ याद आने लगता है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि निकोलस ने भी उन्हीं गाड़ियों को टकराते हुए देखा। कुछ देर सोचने के बाद वो आपस में कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हमारे पास ही कहीं हुआ होगा, हमें वो जगह तलाश करनी होगी जहाँ से हम बआसानी निकल सके। निकोलस कैट को हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि तुम इस सिम जाओ और मैं दूसरी सिम जाता हूँ। चुनांचा दोनों अलग होने का फैसला करते हैं ताकि वो बआसानी रोड तलाश कर सके और उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो उसी जगह पर 2 घंटे बाद आपस में एक दूसरे से शेयर करे और खुद को बचाने के लिए उनके पास गन्स भी थे। चुनांचा दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जाते जाते कैट इन ऑक्सीजन मास्क लगे हुए फौजियों के एक यूनिट पर पहुंचती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं। थकन के मारे कैट जल्दी से पानी पीती है और उसे पास में ही एक बॉक्स से फोन मिलता है जिसे देखकर वो खुश होती है और फौरन पुलिस स्टेशन हेल्प के लिए कॉल मिलाती है मगर उसे क्या पता कि यहाँ सिग्नल्स ही नहीं और उसकी कॉल नहीं मिलती। चुनांचा वो फोन को मजीद जांचने लगती है और देखती है कि इसमें उसी की ही फैमिली फोटोज है और वो फोन में एक और छोटी बच्ची को देखती है। बच्ची को देखते ही कैट की यादाश्त वापस आने लगती है और वो जान जाती है कि ये बच्ची तो लीली है जो कि उसकी ही बेटी है और उसे फोन में एक वीडियो भी मिलती है जो इसके वालिद की होती है जो उसे समझा रहा होता है कि कैट को अपनी
अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए। काम करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी होती है। वीडियो देखते कैट को किसी की आने की आहट महसूस होती है और वो देखती है कि ऑक्सीजन मास्क पहना एक शख्स उसकी जानिब आ रहा होता है, जिसे देखकर कैट नीचे चुप कर उसे गोली मार देती है। अब कैट समझ जाती है कि वो यहाँ महफूज नहीं। चुनांचा अपनी जान बचाने के लिए कैट इस शख्स का हिफाजती लिबास और ऑक्सीजन मास्क खुद पहन लेती है ताकि कोई उसे पहचान न सके और इस तरह वो आगे बढ़ने लगती है और देखती है कि कुछ और मास्क लगाए वहशी 4 मासूम लोगों को पकड़कर मारने लगते हैं कि इतने में उनको फिर से एक होलोग्राम कॉल आती है जिसमें उन्हें ऑर्डर दी जाती है कि इन 4 लोगों को मारकर फौरन से बाकी के 2 लोग यानी कैट और निकोलस को तलाश करे, वरना उनको उनका माजी याद आने लगेगी। ये सब सुनकर कैट खौफ के मारे वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते वो एक जगह पहुँचती है जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इनविजिबल इलेक्ट्रिक जाल बिछाई हो जिसे कोई शख्स पार नहीं कर सकता। इस इनविजिबल इलेक्ट्रिक जाल को पार करने की कोशिश में कैट उसे बार बार अपनी उंगली से छूने लगती है, जिससे कैट को जोर से झटके लगने लगते हैं और कैट मायूस होकर पीछे हट जाती है और उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता। वो परेशानी की हालत में बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि इस पर कोई तजर्बा किया जा रहा है और ये सब कुछ नॉर्मल नहीं। इतने में कैट फिर से इन तस्वीर को देखने लगती है और उसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है जिनमें वो फ्रिज से कुछ उठा रही होती है। अब यहाँ कैट फिर से फैसला करती है कि वो उसी सिम जाएगी जहाँ उससे निकोलस मिला था और वो सोचती है कि शायद वहीं से कोई रास्ता निकल जाए। तो कैट अपनी फैमिली फोटोज को वहीं छोड़कर आगे निकल पड़ती है। कुछ ही देर में मास्क लगाए लोग वहीं पहुंचकर कैट के वहाँ पर रखे हुए चीजों से जान जाते हैं कि कैट यहाँ आई थी और यहाँ से रास्ता ना मिलने पर वो दूसरी सिम चली गई होगी। यहाँ कैट एक पुराने कंट्रात वाली बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहाँ वो अजीब सी ड्रोन्स को उड़ते हुए देखती है। आखिरकार उनसे छुपते हुए कैट बिल्डिंग में घुस जाती है। कैट सीढ़ियों से ऊपर की पहली मंजिल पर पहुंचती है तो वहाँ दूसरे कमरे से निकोलस को निकलते हुए पाती है। इससे पहले कि वो निकोलस से कुछ पूछ ले, एक मास्क लगाए शख्स उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है। तो इससे पहले कि वो इन पर फायर कर दे, निकोलस उसे अपनी गन से शूट कर देता है, लेकिन उस मास्क पहने हुए शख्स की फायर से निकोलस को भी एक गोली लग जाती है। अब यहाँ फायरिंग की आवाज सुनकर दूसरे मास्क लगाए हुए शख्स भी उसी बिल्डिंग की जानिब आने लगते हैं। तो जख्मी हालत में निकोलस कैट से कहता है कि मैं उन्हें यहीं रोके रखता हूँ, तुम फौरन यहाँ से निकल कर भाग जाओ। जबकि कैट को पता था कि निकोलस अब नहीं बच सकता, तो कैट निकोलस को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल पड़ती है। और जब यहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही निकोलस दम तोड़ चुका होता है। जबकि वही बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर कैट को उसके शौहर की अजीब से रोने की आवाजें आने लगती है और एक कमरे से किसी बुढ़िया की आवाज आती है जो कह रही होती है कि उसने जदीद दौर की सबसे बड़ी साइंटिफिक जीत हासिल कर ली है। कैट उनकी आवाजें सुनकर उनको ढूंढने लगती है कि ये आवाजें आ कहाँ से रही है। इतने में वो एक कमरे में झांकती है तो उसे एक लैपटॉप दिखाई देता है जिसमें एक बूढ़ी औरत जीन डाइनिंग इंटरव्यू देते हुए कह रही होती है कि कैसे उनका एक इको प्रोजेक्ट कामयाबी से आगे बढ़ रहा है जिससे वो पिछले 10 सालों से कोमा के मरीजों के लिए डेवलपमेंट कर रही थी। ये सुनकर कैट समझ जाती है कि उसका वजूद हकीकी दुनिया में नहीं बल्कि वो एक अल्टरनेट रियलिटी वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही है। और जीन डाइनिंग मजीद कहती है कि कैसे उसकी टीम ने ये तजर्बा कामयाबी से किया कि कोमा के किसी भी मरीज के दिमाग को इस्तेमाल करके उसे किसी अल्टरनेट डायरेक्शन में भेज सकते हैं जहाँ उस कोमा वाले इंसान को लगेगा कि वो एक हकीकी दुनिया में मौजूद है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी रूह को भेजा जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी को कुछ हद तक जी सके। जबकि रियल लाइफ में उसकी बॉडी हॉस्पिटल में बेड पर होती है। लेकिन यहाँ कैट को अपनी माजी और सब कुछ याद आ चुका होता है और वो अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हात याद करने लगती है। कैट अपनी बेटी लिली और शौहर पीटर से बहुत प्यार करती है, लेकिन कैट उनसे ज्यादा अपने ऑफिस को टाइम देती है और उसका एक मकसद होता है कि वो प्रोजेक्ट को किसी भी तरह हासिल कर ले। जबकि उसकी बेटी लेली ज्यादा वक्त अपने वालिद पीटर के साथ गुजारने लगती है, यहाँ तक कि उसके बर्थडे में भी कैट अपने ऑफिस में मसरूफ रहती है। अब यहाँ उसकी बेटी लेली एक ड्राइंग बनाती है जिसमें वो स्केच करती है कि कैसे उसकी माँ उसके पास आ रही है और उसकी माँ पिछले 5 सालों से इन्हीं प्रोडक्टिव ड्रेस गैस मास्क को डिजाइन कर रही थी जिसकी वो किसी कंपनी से प्रोडक्शन शुरू कर सके। तभी तो उसे जंगल में ये सारी चीजें नजर आती है। अब यहाँ इन वहशी लोगों का जो सीनियर होता है वो दर हकीकत कैट के ऑफिस में उनका सीनियर बॉस होता है जो मुसलसल कैट पर काम का बोझ बनाए रखा करता था। तभी तो वो उसे जंगल में पाती है। इसके साथ साथ हम शुरू में देख पाते हैं कि कैट की रोज अपने शौहर से लड़ाई होने लगती है और वो लिली को सही वक्त भी नहीं दे पाती। दरअसल यही वजह होती है कि शुरू में गुस्से की हालत में कैट अपनी चीजें समेटकर पीटर को डाइवोर्स का कहकर अपनी गाड़ी में निकल पड़ती है और वो ये भी कहती है कि वो पीटर की तरह नाकाम जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इसी वजह से इस कहानी के शुरू में कैट घर छोड़ने की कशमकश में थी कि वो अपनी फैमिली को चुने या फिर अपनी कामयाबी को। आखिरकार वो अपनी फैमिली को छोड़कर गाड़ी में निकल पड़ती है और फिर वही होता है। ओवर स्पीडिंग की वजह से कॉफी उसके हाथ से फिसलकर सीट पर जा गिरता है और उसे उठाने के चक्कर में कैट की गाड़ी सामने खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। उतना ही नहीं बल्कि उनके पीछे एक बाइक सवार भी होता है जो कि कार के चक्कर से वहाँ से गायब हो जाता है। और वहाँ एक्सीडेंट वाली जगह पर कुछ देर बाद जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो वो देखते हैं कि सामने वाली गाड़ी में 4 लोग सवार होते हैं और वो चारों
मर चुके हैं। इस कहानी में ये 4 लोग वही होते हैं जिन्हें कैट ने घने जंगल में मास्क लगाए हुए लोगों के हाथों मरते हुए अपने सामने देखा होता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। उनकी मौत का जिम्मेदार दर हकीकत कैट ही होती है। वहीं कैट की गाड़ी का दरवाजा काटकर कैट को भी बाहर निकाला जाता है। कैट जिंदा तो होती है मगर दिमाग में चोट आने की वजह से वो कोमा में चली जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत जो कि एक साइंटिस्ट होती है कैट को अपनी एक्सपेरिमेंट के तौर पर चुनती है और अपना तजर्बा स्टार्ट करते हुए कैट की रूह को एक अल्टरनेट डायरेक्शन पर भेजती है, क्योंकि कैट जिंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। इसलिए वो जानबूझकर इन मास्क लगाए हुए लोगों को कैट की तरफ भेज देती है ताकि कैट सो न सके और मुसलसल कुछ न कुछ सोचती रहे या फिर कोई एक्टिविटी करती रहे। अगर ऐसा न किया तो कैट के मरने के चांसेस ज्यादा होंगे। और जो मोटरसाइकिल से गिरा शख्स गायब हो जाता है वो दरअसल निकोलस ही होता है, जिसे अल्टरनेट रियलिटी में भेजा गया था ताकि वो कैट से मिलता रहे। अब यहाँ रियल प्रेजेंट में सब कुछ कैट को याद आ जाता है और वो जानती है कि इसे एक्टिव रहना होगा, वगरना वो दम तोड़ देगी। कैट अपनी आंखें खोलकर देखती है कि उसकी बेटी लिली और शोहर पीटर उसके पास ही बैठे हैं। कैट फिर से अल्टरनेट डायरेक्शन में जाती है जहाँ सब ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए लोग कैट पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिनका कैट पर कोई असर नहीं होता और कैट अपनी गन निकालकर उन सबको फायर करके मार देती है और उस जगह से निकल जाती है। दरअसल वो इस अल्टरनेट डायरेक्शन में नहीं रहना चाहती। अब उसे अपने किए हुए गलतियों पर पछतावा होता है कि उसने अपना सारा वक्त इस प्रोजेक्ट में और जल्द से जल्द दौलतमंद होने के चक्कर में गवा दिया। चुनांचा वो अल्टरनेट डायरेक्शन से निकलने के लिए एक पुल को पार करती है कि अचानक कैट रियल लाइफ में भी होश में आ जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि रियल लाइफ में बहुत सा वक्त बीत चुका है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि कैट दूर एक घर में खुशगवार जिंदगी गुजार रही होती है और अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और अपना सारा वक्त अपनी बेटी लिली और शोहर पीटर के साथ गुजारती है और अपने घर का कामकाज बड़े शौक से खुद करती है। यहाँ कुछ पुरानी तस्वीरें देखकर उसे वही पुराना जंगल याद आ जाता है। इतने में उसका शोहर बाहर से कुछ कहते हुए अंदर आता है और बहुत ही प्यार से कहता है कि आज शाम का खाना कैट के लिए पीटर खुद बनाएगा। इतने में कैट को कुछ शक सा होने लगता है और वो पीटर से पूछती है कि यहाँ क्यों मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे जिंदगी में सब कुछ बार बार रिपीट हो रही हो और उनकी जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं। उनकी उम्र से लेकर उनके कपड़ों तक सब कुछ एक ही जैसा क्यों है और अब वो बीमार भी नहीं होती और मौसम भी हमेशा साफ क्यों रहता है। ये कहकर कैट को अंदाजा हो जाता है कि वो अपनी रियल लाइफ में नहीं बल्कि वो एक अल्टरनेट डायवर्शन वाली जिंदगी में है और ये पहले वाले प्रोग्राम का अपग्रेडेड वर्जन है। पीटर उसे कहता है कि उस दिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर डाल दिया और इसके बाद कैट की हालत सुधर गई। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को अपग्रेड किया जिसमें पीटर भी कैट से मिलने इस घर में आ सकता था, इसलिए कैट इस घर में अपनी जिंदगी को खुशगवार महसूस करने लगती है। मगर कैट को यहाँ एक बड़ा सा धचका लगता है कि जब पीटर उसे कहता है कि अब बाहर की दुनिया में वो समा नहीं रहा और हमारी जिंदगी के 21 बरस बीत चुके हैं और हर 5 साल बाद पीटर इस प्रोग्राम को रिपीट करता था। यही वजह होती है कि कैट हर 5 साल बाद खुद को शुरू में पाती है, जबकि रियल लाइफ में 21 बरस गुजर चुके होते हैं। और यहाँ पीटर उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है जो अपनी लाइफ में एक माँ बन चुकी है, जबकि पीटर और कैट दादा और दादी बन चुके हैं। ये सुनकर कैट रोने लगती है कि उससे जिंदगी के कितने अहम लम्हात मिस हो चुके हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने काम के लिए अपनी फैमिली छोड़ दी और अपने शौहर से डाइवोर्स भी लिया। लेकिन पीटर इतने साल गुजरने के बाद भी ये सब कुछ कैट के लिए करता रहा और कैट के एक्सीडेंट के बाद पीटर ने दूसरी शादी तक नहीं की। तो यहाँ कैट रोते हुए पीटर से कहती है कि उसे ये लाइफ और नहीं जीना क्योंकि वो पीटर को आजाद करना चाहती थी। इसलिए कैट पीटर से कहती है कि वो रियल लाइफ में चला जाए और कैट की लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बंद कर ताकि वो बआसानी मर सके। तो पीटर उसकी बात मान लेता है और यहाँ कैट पीटर के चेहरे को छूती है और दोनों एक दूसरे को आखिरी बार प्यार करते हैं, जिसके बाद पीटर रियल लाइफ में आकर कैट का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बंद कर देता है, जिससे कैट की रियलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बस इसी मोड़ पे ये कहानी भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है।